तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, आने वाली 14 जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए हम लोग 100 टेस्ट का सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत जो पेपर 1 है आपका जनरल जीएस, इसके लिए हम लोग 50 टेस्ट कवर करेंगे। और वहीं जो आपका पेपर 2 है आपका झारखंड स्पेशल, इसके लिए भी हम लोग 50 टेस्ट कवर करेंगे। और दोनों पेपर में 50-50 टेस्ट, यानी कि टोटल जो है वो आपका 100 टेस्ट कवर किए जाएंगे। इसमें से जो आपका पेपर 1 है, इसका टेस्ट नंबर 1 ये 4 पार्ट में कंप्लीट हो गया है। टेस्ट नंबर 2 ये भी 4 पार्ट में कंप्लीट हो गया है। टेस्ट नंबर 3 ये भी आपका 4 पार्ट में कंप्लीट हो गया है। और टेस्ट नंबर जो 4 है, इसका भी 4 पार्ट आने वाला है, जिसमें से पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जो है वो ऑलरेडी आपका अपलोड हो चुका है। आज ये हम लोग टेस्ट नंबर 4 का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और चौथा इसका पार्ट आएगा। उसके बाद ये टेस्ट नंबर जो 4 है ये भी पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग देखें इसमें क्या क्या पढ़े हैं, तो जो आपका टेस्ट नंबर 4 का जो पहला पार्ट था, इसमें हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल को कवर किए थे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग गुलाम वंश को कंप्लीट किए थे। और आपका आधुनिक भारत के अंतर्गत हम लोग बक्सर युद्ध को पढ़े थे। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, जो आपका पार्ट 2 था, सेकेंड पार्ट, उसमें हम लोग भारत का भूगोल पढ़े थे, जिसमें स्थलाकृतियों के घटक, इसके अंतर्गत हम लोग पर्वत चोटियाँ, घाटियाँ, दर्रे, हिम रेखा और हिमनद के बारे में, और साथ ही साथ जो है आपका पठार के बारे में पढ़े थे। तो ये जो जितना पार्ट है, ये हम लोग पिछले 2 इसको मतलब कि पिछले 2 जो इसका पार्ट आया है वीडियो में, उसमें हम लोग देखे हैं। आज ये जो है वो टेस्ट नंबर 4 का इसका थर्ड पार्ट है। और आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, इसके अंतर्गत हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी को कवर करेंगे। और अगर समय बचा तो हम लोग इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में चले जाएंगे, जिसमें आपका आर्थिक और टिकाऊ विकास के अंतर्गत हम लोगों को कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पढ़ना है। इसमें हम लोगों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, कृषि वृद्धि, उत्पादकता, सरकार के कदम और हरित क्रांति, सदाबहार क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति, और आपका जो है WTO और कृषि के बीच में क्या संबंध है, साथ ही साथ विपणन और मूल्य निर्धारण यानी कि MSP वाला सेक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे। ये पूरी तरीके से जो इकोनॉमिक्स है, ये आपका मेंस वाला जो है वो सिलेबस पे उठाया गया है, और इसी से जितना आपका PT के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है उसको यहाँ पे कवर किया जाएगा। वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो है वो आपका स्थूल पदार्थों के गुण, ध्वनि, कंकाल और मांसपेशीय वाला जो है वो मांसपेशीय तंत्र, इस टॉपिक को कवर करेंगे। फिर आपका देखिएगा तो झारखंड का जो सामान्य ज्ञान है, इसको हम लोग आपका जो है वो पहले पार्ट में ही कवर किए थे, यानी कि जो आपका प्राचीन काल में झारखंड है, इसको हम लोग पहले पार्ट में कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद हम लोग विविध वाले में खेलकूद वाला जो सेक्शन है, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो ये देख लीजिए, ये पूरा आपका जो है वो टेस्ट नंबर 4 का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, जिसको हम लोग टोटल 4 पार्ट में अलग अलग वीडियो के माध्यम से इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग जो है वो आपका भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के अंतर्गत DPSP वाला जो सेक्शन है, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। ठीक है, तो ये रहा आपका DPSP वाला जो टॉपिक है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP। तो इसको हम लोग PT के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे केवल देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिचय और प्रकृति देख लेते हैं। तो बोला गया है कि इन तत्वों का जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है, और जो कि आयरलैंड के संविधान से ये प्रेरित है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, तो जैसे कि हम लोग भाग 3 में देखते हैं कि आपका मौलिक अधिकार दिया हुआ है, उसी तरह भाग 4 में जो है वो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं। भाग 3 में जो आपका मौलिक अधिकार है वो आपका आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है। वहीं जो आपका DPSP है, ये आपका आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। तो बोला जा रहा है कि आर्टिकल जो 37 है, तो आर्टिकल 37 के अनुसार ये तत्व जो है वो आपका न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय यानी कि इम्फोर्सिबल नहीं है, लेकिन देश के शासन में ये मूलभूत है, और विधि बनाने में इन्हें जो है वो आपका लागू करना राज्य का कर्तव्य है। तो आर्टिकल 37 में ये बात बोला गया है कि जो आपका DPSP में जितना भी प्रावधान किया हुआ है, आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते इसको लागू करवाने के लिए, यानी कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। जैसे कि आप अगर मौलिक अधिकार का अगर आपके ऊपर हनन होता है, तो आप उसको लागू करवाने के लिए जो है वो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। बट जो आपका DPSP में जितना भी प्रावधान दिए हुए हैं, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो है DPSP क्या है, एक तरह से ये आपका गाइडलाइन है, एक तरह से आपका ये निर्देशक है, यानी कि जो सरकार जो है वो कानून जब बनाएगी, तो कानून बनाते समय इन जो गाइडलाइन है इसको वो ध्यान में रखेगी, इसी के आधार पर वो कानून का निर्माण करेगी। ठीक है, आगे देख लीजिए,
अनुच्छेदवार इसका विस्तृत विवरण क्या क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 36 जो है वो आपका कुछ भी नहीं था, जैसे कि आर्टिकल 12 में आपका राज्य का परिभाषा दिया हुआ है, उसी तरह आर्टिकल 36 में भी आपका जो है वो राज्य का परिभाषा दिया हुआ है, इसलिए हम लोग वहाँ पे इसको स्किप कर दिए। अब आर्टिकल 37 में बताया गया कि आपका न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे, यानी कि आर्टिकल नंबर 38, इसमें क्या बोला गया वो देख लीजिए। तो बोला गया है कि राज्य जो है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। यानी कि जो राज्य है, राज्य कहने का अर्थ यहाँ पे सरकार को डिनोट किया जा रहा है राज्य शब्द से, है ना। तो राज्य यानी कि सरकार, जिसका परिभाषा आर्टिकल 12 में भी और आर्टिकल जो है आपका 36 में भी दिया हुआ है। लोक कल्याण यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए वो उसमें अभिवृद्धि यानी कि उसमें वृद्धि करने के लिए, यानी कि पब्लिक वेलफेयर जो आपका लोक कल्याण है, ये सभी कार्य सरकार करेंगे, इसमें वृद्धि करेंगे। और इससे क्या होगा, सरकार जो है वो आपका सामाजिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे और इससे समाज में रहने वाले सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है जस्टिस मिल सकेगा। यह आपका आर्टिकल 38 कहता है। वहीं आर्टिकल नंबर जो 39 है, ये क्या कहता है वो देख लीजिए। बोला जा रहा है कि राज्य अपनी नीति का संचालन विशेष रूप से इस प्रकार करेगा। कैसे कैसे वो देख लीजिए। आर्टिकल जो 39 है, इसको टोटल 5 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है वो देखिए। सबसे पहले बोला गया कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त होंगे। तो चाहे आप स्त्री हो चाहे वो आप पुरुष हो, यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका का जो है वो पर्याप्त साधन सभी को प्राप्त होना चाहिए। जीविका यानी कि लाइवलीहुड का, है ना। आगे देख लीजिए। समुदाय के भौतिक संसाधनों का जो स्वामित्व है और जो नियंत्रण है वो इस प्रकार बटा होना चाहिए जिससे आपका सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से सध सके। इसका कहने का मतलब ये है, हमारे देश में जो भी संसाधन यानी जो भी रिसोर्सेस है, ठीक है, तो उनका जो है वो बंटवारा ऐसा होना चाहिए, उनका जो नियंत्रण ऐसा होना चाहिए, उनका जो स्वामित्व ऐसा होना चाहिए कि वो सभी के हित में बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे हम लोग भारत में बोलते हैं कि भारत में जो 58% जो आपका मतलब सॉरी भारत में जो 1% जनसंख्या है उसके पास देश का 58% संसाधन है, ठीक है ना। और बाकी बात जो पूरा 99% जो जनसंख्या है उसके पास जो बचा हुआ रेस्ट जो आपका 32% संसाधन है वो 99 लोगों के पास है। सिंपल समझ लीजिए कि आपके पास जो है वो 100 रुपया है, ठीक है ना। और 100 रुपया है और आपके देश में लोग कितने हैं, 100 लोग हैं, आपके पास 100 रुपया है। ऐसा हटाइए, सिंपल मानिए ना कि आपके पास 100 रुपया है और आपको 100 लोगों में उसको बांटना है। लेकिन आप क्या किए कि एक आदमी को 58 रुपये दे दिए, बाकी बात जो 99 आदमी बचे हैं उनको आप 32 रुपये में उसको बांट दिए। तो ये भौतिक संसाधनों का वितरण सही से हुआ है, नहीं हो पाया ना। बस यही हम बतलाना चाह रहे हैं। तो यही बोला जा रहा है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का जो स्वामित्व है यानी कि ऑनरशिप और इसका जो नियंत्रण है वो इस प्रकार बटा होना चाहिए जिससे वो सामूहिक हित को ही सर्वोत्तम रूप से जो है वो सिद्ध कर सके। यानी कि वो सामूहिक रूप से उस सभी को बराबर इक्वल राइट्स भी देना चाहिए। ये नहीं कि किसी को आप ज़्यादा दे दिए हैं किसी को कम दे दिए हैं। तो भौतिक संसाधनों का वितरण भी ऐसे करना चाहिए। इसके अलावा देखिए बोला गया है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चलना चाहिए जिससे धन और उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे पूरी तरीके से जो है वो आपका इकोनॉमिक जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन की या फिर डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है, यानी कि आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात की गई है। तो आर्थिक व्यवस्था भी जो है वो ऐसा चलना चाहिए जिससे धन का भी जो है वो संकेंद्रण नहीं होगा और साथ साथ उत्पादन के साधनों का। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि उत्पादन के साधन क्या है, तो 4 है, भूमि है, श्रम है, पूंजी है और आपका उद्यम है। ये चारों संसाधनों का जो है बंटवारा ऐसा होना चाहिए जिससे ना कि धन का ना ही उत्पादन के साधनों का जो है वो क्या हो सके, संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात करता है। इसके अलावा चौथा नंबर पॉइंट जो है वो आपका बोलता है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, किसी को कम और किसी को ज़्यादा नहीं। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में विकास के अवसर भी इनको मिलना चाहिए। ये जो आपका जो दिया हुआ है ये पार्ट, इसको हम लोग 39 क्लॉज ए, 39 क्लॉज बी, 39 क्लॉज सी, 39 क्लॉज डी, 39 क्लॉज ई, ऐसे करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा 39 क्लॉज का भी दिया हुआ है। उधर तो आपका ई तक तो दिया ही हुआ था, इधर आपका 39 क्लॉज का भी दिया हुआ। यहाँ पे बोला गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि जो विधिक तंत्र है वो इस प्रकार काम करना चाहिए कि सभी को समान अवसर के आधार पे न्याय सुलभ हो और वह गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध करवाएगा। सिंपल समझ लीजिए कि सभी लोगों को न्याय पहुंचाने के लिए और जो गरीब है, जो आपका डिप्राइव है, वंचित लोग हैं, इनको वो जो है वो निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा, कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएगा। ये आपका 39 का में कहता है
ठीक है ना। लेकिन ऐसा रियलिटी में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी है तो है। तो राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो सके। तो जो आपका विधिक तंत्र यानी कि कानून व्यवस्था ऐसा बनाएगा और वो ऐसा काम भी करेगा कि सभी व्यक्तियों को न्याय मिलेगा। और जो व्यक्ति गरीब है, जो अपना न्याय नहीं ले सकते हैं, उनको जो निःशुल्क जो है आपका विधिक सहायता देने का यहाँ पे बात किया गया है, वो सुनिश्चित करवाएगा सरकार। लेकिन ऐसा होता नहीं है, राज्य सुनिश्चित करवाएगा, राज्य यानी कि सरकार। इसके अलावा आर्टिकल 40 बोला गया है कि राज्य जो है आपका ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। तो राज्य जो है आपका ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनकी ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। सिंपल सी बात है कि ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। और इसमें बोला गया है कि राज्य जो है आपका गांधी जी से जो आपका विचारधारा है गांधी जी का, यानी कि ग्राम पंचायतों का संगठन, उसको ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, साथ ही साथ उनको कुछ शक्तियाँ देगी। और इससे क्या होगा, अगर ग्राम पंचायतों को भी शक्तियाँ दी गई है तो इससे जो आपका स्वायत्त शासन है, यानी कि जो आपका समझिए ना कि स्थानीय जो शासन है वो आपका क्या होगा, एक तरह से मजबूत होगा ना। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 41 में बोला गया है कि राज्य जो आपका आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और आपका बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार जो है वो अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। सिंपल सी बात बोला गया है कि राज्य जो है वो आर्थिक रूप से जो भी व्यक्ति असमर्थ है उनको वो सहायता करेगा। समझिए कि वो आर्थिक समर्था को बढ़ाने के लिए, विकास की सीमाओं को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा बहुत क्या करेगा कि वैसे लोगों को जिनको ज़रूरत है, जिनको काम का ज़रूरत है वो काम दिलवाएगा, जिनको शिक्षा का ज़रूरत है शिक्षा दिलवाएगा, जिनको बीमारी में, बुखारी में, मतलब ये बुढ़ापा में, निःशक्तता की में, इन सभी में कुछ प्रॉब्लम है, इनको दूर करने का वो दूर करेगा। सिंपल समझ लीजिए ना कि राज्य जो है वो आर्टिकल 41 में बोला गया, राज्य जो है वो आपका लोक सहायता देगा आर्थिक रूप से असमर्थ व्यक्ति को। आर्टिकल 42 में बोला गया कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए, यानी कि मैटरनिटी रिलीफ के लिए वो प्रावधान करेगा। यानी आपको देखिए, यहाँ पे कोई भी आप किसी भी नौकरी में जो है वो किसी के अंदर यहाँ पे नौकरी करते हैं, चाहे वो प्राइवेट में हो या फिर सरकारी में हो, तो वहाँ पे न्याय संगत काम होना चाहिए, मानवोचित काम होना चाहिए, मानवोचित दशाओं में काम होना चाहिए। ये नहीं कि आपको काम करना है 24 घंटा में 18 घंटा ड्यूटी करवाएंगे, ऐसा वाला काम नहीं है। प्रसूति सहायता यानी कि जब किसी की प्रेगनेंसी होगा तो उसको मैटरनिटी रिलीफ भी दिया जाएगा। ये सभी प्रावधान आर्टिकल 32 में कहा गया है। आर्टिकल 43 में बोला गया है कि राज्य जो है वो आपका उपयुक्त विधान के द्वारा, यानी कि वो अपना कानून बनाएगा और उस कानून के द्वारा ये प्रयास करेगा कि सभी जो कर्मकार है उनको काम मिले, जीवन मजदूरी आपका निर्वाह मजदूरी मिले, शिष्ट जीवन स्तर मिले तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा मिले। तो राज्य ये प्रयास करेगा कि जो आपका ग्रामीण क्षेत्र में जो आपका कुटीर उद्योग है इनको बढ़ाएंगे हम, जो काम करना चाहते हैं उनको काम देंगे हम, जिनको काम नहीं मिल पा रहा उनको हम लोग निर्वाह मजदूरी देंगे हम, ये सभी वो प्रयास करेगा, एक तरह से मनरेगा इसी में जुड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 43 का भी आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है कि राज्य जो है वो आपका उपयुक्त विधान के द्वारा किसी उद्योग के उपक्रमों या फिर संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए वो कदम उठाएगा। तो राज्य यहाँ पे क्या करेगा कि वो जो है वो कानून बना देगा, यानी कि विधान बना देगा, विधि बना देगा, और उसके द्वारा किसी भी उद्योग में, यानी किसी भी इंडस्ट्री में वहाँ पे क्या उपक्रम होंगे, वहाँ पे कैसे संगठन होंगे, वहाँ पे उन सभी का प्रबंधन में, और जो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं इनके लिए वो जो है वो कुछ ना कुछ नियम कानून बना देगा। सिंपल इतना समझ लीजिए। आर्टिकल 44 में बोला गया कि राज्य जो है वो आपका भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में, राज्य जो है वो आपका भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के जो है वो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त करने का जो है वो प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। यानी कि राज्य जो है वो आपका सभी लोगों के लिए जो है वो एक जैसा कानून बनाने का प्रयास करेगा। यही आपका यूसीसी। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 45 में बोला गया कि राज्य जो है वो आपका 6 साल से कम आयु के जितने भी बालक हैं उनको प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख करने के लिए, और आपका जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख प्रयास करेगा, और साथ ही साथ उसको शिक्षा देने का भी प्रयास करेगा। समझेंगे एक तरह से आंगनबाड़ी। आर्टिकल 46 जो है वो आपका बोल रहा है कि राज्य जो है वो आपका जनता के दुर्बल वर्ग, विशेषकर SC ST, इन सभी के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा, और जो है वो उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाएगा। सिंपल से बात कीजिए कि आर्टिकल 46 में बोला गया है कि राज्य जो है वो जनता के दुर्बल वर्ग और विशेषकर आपका SC और ST को शिक्षा देगा,
ठीक है ना, उनको शिक्षा के लिए और उनके लिए जो है वो आपका सामाजिक अन्याय को और आपका शोषण से दूर करने का वो प्रावधान या फिर उनका लिए प्रयास करेगा स्पेशल। आर्टिकल 47 में बोला गया है कि राज्य जो है वो अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा रखने के लिए या उनको ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा, जिसमें नशीले पेय दवाओं का ये रोक लगाना भी शामिल है। तो बोला गया है कि राज्य जो है वो आपका लोगों का जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उसको पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए क्या करेगा, वो लोक स्वास्थ्य इसको भी वो सुधार करने का प्रयास करेगा और इनको वो अपना प्राथमिक कार्य के अंतर्गत रखेगा, यानी कि हेल्थ को भी अपना वो प्राथमिक कार्य बनाएगा और इसमें नशीले जो आपका पेय पदार्थ है या फिर दवा है इन सभी के ऊपर वो रोक लगाएगा। आर्टिकल 48 में बोला गया है कि राज्य जो है आपका कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। तो जो आपका कृषि है, जो आपका पशुपालन है यानी कि एग्रीकल्चर और आपका एनिमल हस्बेंड्री, इसमें जो है वो मॉडर्न जो है वो साइंटिफिक अप्रोच को अपनाएगा और इससे क्या करेगा कि विशेष रूप से गाय, बछड़ा और जो आपका अन्य दुधारू पशु है या फिर जो आपका वाहक मवेशी यानी कि जो बच्चे को जन्म देते हैं, इनके नस्लों का वो क्या करेगी, परिरक्षण करेगा और सुधार करने के लिए जो है वो आपका प्रयास करेगा, साथ साथ इनके वध प्रतिषेध करने के लिए भी कदम उठाएगा, यानी इनके वध को भी रोकने के लिए वो कदम उठाएगा। ठीक ना, ये आपका आर्टिकल 48 में बोला गया है। वहीं आर्टिकल 48 क्लॉज का भी है और इसमें बोला गया है कि राज्य जो आपका देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और उसमें जो रहने वाले जो वन है और आपका वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। सिंपल सी बात है कि पर्यावरण का संरक्षण करेगा, उनका संवर्धन करेगा और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का भी प्रयास करेगा। ये आपका आर्टिकल 48 क्लॉज का कहता है। वहीं आर्टिकल नंबर 49 बोलता है कि राज्य जो है उनका ये दायित्व होगा कि वह संसद के द्वारा बनाए गए विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व वाले जितने भी स्मारक है, स्थान है और जो भी आपका वस्तु है, इन सभी को संरक्षण प्रदान करेगा। तो ये राज्य का दायित्व होगा, संसद के द्वारा विधि बना के जिनको जिनको राष्ट्रीय महत्व का जो है वो स्मारक, स्थान और वस्तु बनाया है उसको वो संरक्षण प्रदान करेगा। आर्टिकल 50 में बोला है कि आपका राज्य जो है वो आपका अपनी लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा, यानी कि लोक सेवा में, पब्लिक सर्विसेज में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखेगा, यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का प्रावधान किया गया है। किसमें? लोक सेवाओं में। ये आपका आर्टिकल 50 कहता है। वहीं आर्टिकल नंबर 51 बोलता है कि राज्य जो है वो निम्नलिखित प्रयास करेगा, दो तरह का प्रयास करेगा 51 में। पहला तो बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और अभिवृद्धि करना। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और अभिवृद्धि करना ये पहला प्रयास है। और दूसरा प्रयास है कि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना, ये इसका दूसरा प्रयास है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की उसमें भी वो अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा, साथ ही साथ अन्य जो राष्ट्र है इन राष्ट्रों के बीच में न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने का भी वो प्रयास करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आपको जो है वो समझ में आनी चाहिए। अब इसके अलावा जो है आपका देख लीजिए, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें एक और भी बात है, बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का भी प्रयास करेगा। तो जो भी आपका अंतर्राष्ट्रीय विवाद होगा, वो इंटरनेशनल जो भी डिस्प्यूट है उसको मध्यस्थता से, यानी कि एकदम पूरा बीचों बीच का रास्ता अपनाकर इसको जो है वो सॉल्व करने का प्रयास करेगा। तो ये था आपका DPSP वाला सेक्शन, और अगर आप इसको ध्यान में रख लेते हैं तो फिर आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको पढ़ लीजिए ना और इसको याद रखिए, ये आपका PT मेंस इंटरव्यू सभी तक ये आपका जो है वो साथ देगा। तो कम से कम एटलीस्ट आपको आर्टिकल नंबर 1 से लेके 51 तक जो है वो पूरा एकदम हर हाल में एनी हो रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, इतना तो आपको एकदम पूरा होना ही चाहिए, इसमें तो किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में चले जाते हैं, और इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इकोनॉमिक्स में आज हम लोग जो है वो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाले जो है वो सेक्शन को हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। और इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व और इसका क्या योगदान रहा है वो देखेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय आय में कृषि का क्या योगदान रहा है। तो बोला जाता है कि स्वतंत्रता के समय देश की GDP में कृषि का जो योगदान था वो आपका 50% से अधिक था, और जो कि अभी वर्तमान में 2025-26 में घट के कितना हो गया है, मात्र 17 से लेकर 18% के बीच में रह गया है। रोजगार का आधार देखें तो बोला जाता है कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 46% जो कार्यबल है, यानी कि जो वर्क फोर्स है 15 से 59 साल के, वो अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष रूप से जो आपका कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों पर ही निर्भर है। तो बोला जा रहा है कि भारत का लगभग 46% जो आपका कार्यबल है वो प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो वो कृषि और इसी से संबंधित क्षेत्रों के ऊपर वो निर्भर है।
इसके अलावा विदेशी व्यापार की बात की जाए तो बोला जाता है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो आपका विश्व की 10 कृषि उत्पादक निर्यातक देशों की सूची में शामिल है। तो भारत जो है वो आपका विश्व का टॉप 10 गो जो कृषि उत्पाद का जो निर्यात करने वाले देश है, यानी कि कृषि उत्पाद निर्यातक देश, इसकी सूची में वो शामिल है भारत। ये WTO का रिपोर्ट है। इसके अलावा जोत का आकार देखिए, तो जोत का आकार यानी कि लैंड होल्डिंग की बात की जाए तो रुकिएगा जी, एक मिनट। हाँ, तो अगर हम लोग अरे यार कहाँ चला गया वो, रुकिए ज़रा सा भाई, एक मिनट। हाँ, ये रहा। तो जो आपका जोत का आकार है यानी कि लैंड होल्डिंग, तो बोला जा रहा है कि भारत में कृषि जोतों का जो औसत आकार है वो लगातार क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम ही हो रहा है। और वर्तमान समय में यह जो है वो आपका 1 हेक्टेयर से भी कम हो गया है। और देश के लगभग 86% जो किसान है वो आपका लघु और सीमांत किसान यानी कि स्मॉल एंड मार्जिनल जो फार्मर है इस श्रेणी में आते हैं। यानी कि बोला जा रहा है कि जोत का आकार यानी कि भारत में जो कृषि करने वाले जो किसान है वो अधिकांश जो किसान है लगभग 86%, मोर देन 86% जो किसान है वो आपका स्मॉल एंड मार्जिनल जो आपका श्रेणी है इसी के अंतर्गत वो आते हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर यानी कि लघु और सीमांत किसान के अंतर्गत आते हैं। और लघु एवं सीमांत किसान क्या होता है, यानी कि 1 हेक्टेयर से जिनके पास, ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि हो उनको हम लोग लघु और सीमांत किसान कहते हैं। तो भारत में अधिकांश जो किसान है जो कि आपका 86% है, लगभग 86% से भी ज़्यादा है जिनके पास जो आपका 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। ठीक है, आगे देख लीजिए। भारत में कृषि क्रांतियाँ बहुत सारी आई हैं, जैसे कि प्रमुख कृषि क्रांतियों की बात की जाए तो सबसे पहले तो आपका हरित क्रांति आया यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन, और इसका जो संबंध है वो आपका खाद्यान्न उत्पादन से यानी कि गेहूं और चावल के उत्पादन से रहा है। इसके अलावा आपका श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवोल्यूशन या फिर इसी को हम लोग ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, और इसका जो संबंध है वो आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और इसके जो जनक है वो आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब रहते हैं। ठीक है, नीली क्रांति की बात की जाए यानी कि ब्लू रिवोल्यूशन की, तो इसका जो संबंध है वो आपका मत्स्य पालन यानी कि मछली उत्पादन के विकास से है। पीली क्रांति यानी कि येलो रिवोल्यूशन, तो ये आपका जो है वो आपका इसका जो संबंध है वो आपका तिलहन उत्पादन विशेषकर सरसों और सूरजमुखी इसका उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक जो रिवोल्यूशन है इसका संबंध प्याज उत्पादन, झींगा मछली को हम लोग बोलते हैं प्रावन, इन सभी का, और साथ ही साथ जो है मांस प्रसंस्करण इनसे भी है। इसके अलावा गोल क्रांति भी है। आप देखिए, आप खाली कहीं भी पिंक क्रांति देखते होंगे ना, गुलाबी क्रांति, वहाँ पे केवल आप झींगा मछली को मारते होंगे, नहीं, झींगा मछली भी है और आपका प्याज उत्पादन भी है, दोनों इससे संबंधित है। गोल क्रांति यानी कि राउंड रिवोल्यूशन जो है वो इसका संबंध जो है वो आपका आलू के उत्पादन से है। इसके अलावा रजत क्रांति भी आया था यानी कि सिल्वर रिवोल्यूशन, और इसका जो संबंध है वो आपका अंडा उत्पादन और मुर्गी पालन से है। सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्डन रिवोल्यूशन, इसका जो संबंध है वो आपका बागवानी फसलों, फल उत्पादन और शहद उत्पादन से है। हिंद धनुषी भी क्रांति आई थी जिसको हम लोग बोलते हैं रेनबो रिवोल्यूशन, और ये वर्ष 2000 की राष्ट्रीय कृषि नीति से इसको अपनाया गया था, और जिसका उद्देश्य था कि कृषि के सभी क्षेत्रों में आपका हरित, पीली, नीली आदि सभी का जो समग्र विकास करना है और वो भी एक साथ करना है। तो हरित मतलब कि हरित क्रांति यानी कि आपका चावल और जो है वो गेहूं का, पीली क्रांति यानी कि आपका जो है वो पीली क्रांति यानी कि आपका जो है वो तिलहन उत्पादन करना है, और आपका नीली क्रांति यानी कि मत्स्य पालन इसका भी करना है। यानी कि तीनों को एक ही साथ जो है वो विकास करना है साथ ही साथ, और इसको जो है हम लोग इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं यानी कि रेनबो रिवोल्यूशन, और इसको जो है वो आपका 2000 की राष्ट्रीय कृषि नीति में इसको अपनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक आपका सदाबहार क्रांति आता है यानी कि एवरग्रीन रिवोल्यूशन, और ये जो है आपका डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन ने इसका जो आह्वान किया था। भारत में भी आपका जो है वो आपका ये क्या बोलते हैं, हरित क्रांति के जनक जो है आपके डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन साहब ही होते हैं, और स्वामीनाथन साहब का हाल ही में आपका 2023 में या फिर 2024 में निधन हो गया। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। और सदाबहार क्रांति का अर्थ क्या होता है कि पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाए बिना उत्पादकता में निरंतर वृद्धि करना, यानी कि आपको प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना है और उसका किसी भी तरह का जो दुष्प्रभाव पारिस्थितिकी को, इकोलॉजी को नहीं पड़ना चाहिए। ये हो गया, ठीक ना। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि जो आपका हरित क्रांति है यानी कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ जो फैक्चुअल डाटा देख लेते हैं, क्योंकि ये पीटी के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मेंस के लिए आप वहाँ पे अलग से इसको पढ़िएगा ही, अभी हम लोग थोड़ा सा इसको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है,
तो बोला जा रहा है कि वैश्विक स्तर पे इसका जो जनक है, तो हरित क्रांति शब्द जो है वो इसका सबसे पहले प्रयोग जो आपका विलियम गॉड साहब ने किया था। लेकिन इसको वैश्विक जो है वो जनक के रूप में हम लोग नॉर्मन बोरलॉग साहब को मानते हैं, जो कि मैक्सिको यूएसए के माने जाते हैं, और उन्हें 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो आपका विलियम गॉड ने किया था, लेकिन वैश्विक जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग साहब को मानते हैं, और इसको 1970 में जो है वो आपका शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। भारत में इसका जनक जो है वो आपका डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को दिया जाता है हरित क्रांति का। इसकी शुरुआत की बात किया तो बोला जाता है भारत में इसकी जो शुरुआत है वो आपका 1966 और 1967, यानी कि जो आपका योजना का अवकाश था, यानी कि जब आपका प्लानिंग कमीशन जो है वो आपका रुका हुआ था, जो 5 ईयर प्लान नहीं ला रहा था, उस समय इसका जो है वो स्टार्ट किया गया था। प्रभावित अगर फसलों की बात की जाए तो इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका सर्वाधिक जो है वो आपका सकारात्मक प्रभाव डालने वाला जो अगर कोई था तो वो था आपका सबसे पहले गेहूं, उसके बाद आपका चावल था, और दलहन यानी कि दालों पे इसका जो प्रभाव था वो आपका एकदम निग्लिजिबल था, नगण्य था। लाभान्वित अगर क्षेत्र की बात की जाए तो इसका जो मुख्य रूप से इसका जो लाभ है वो आपका पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को मिला था। क्यों मिला था, इसके पीछे का रीज़न आपको पता होगा। मुख्य अगर घटक की बात की जाए तो इसमें बोला जा रहा है कि इसमें उन्नत किस्म के जो बीज है, यानी कि HYV सीड्स, यानी कि हाई यील्ड वैरायटी, इन बीजों का प्रयोग किया गया था। साथ ही साथ आपका जो रासायनिक उर्वरक है इसका भी, और आपका सिंचाई सुविधाओं का जो है वो इस पर विस्तार दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कृषि इनपुट उर्वरक और समस्याएं क्या क्या रही है, उनको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है ना, ये नया टॉपिक है। तो बोला जा रहा है कि उर्वरक खपत अनुपात क्या है। तो मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास का आदर्श वैज्ञानिक अनुपात जो है आपका 4:2:1 होना चाहिए, लेकिन भारत में इसका उपयोग बहुत असंतुलित है। ठीक ना, तो बोला जा रहा है कि उर्वरक खपत अनुपात कितना होता है, यानी कि नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का और आपका पोटास का। तो नाइट्रोजन का अनुपात 4 होना चाहिए, फॉस्फोरस का 2 होना चाहिए और पोटास का 1 होना चाहिए। तो ये 4:2:1 ये अनुपात होना चाहिए, लेकिन भारत में ये अनुपात नहीं है। इसके अलावा नीम कोटेड यूरिया, तो बोला जा रहा है कि भारत सरकार ने अब 100% नीम लेपित यूरिया यानी कि नीम कोटेड यूरिया अनिवार्य कर दिया है, और इसका उद्देश्य यही है कि यूरिया के घुलने की गति को धीमा करना और इसका औद्योगिक उपयोग को भी रोकना है। ठीक ना, औद्योगिक उपयोग को भी रोकना है। तो यूरिया का आप देखते होंगे कि इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, गाड़ी वगैरह में भी यूज होता है, एग्रीकल्चर में तो इसका यूज हो ही रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि भारत सरकार जो है वो आपका 100% नीम कोटेड यूरिया को जो है वो आपका अनिवार्य कर दिया है, और इसका जो है उद्देश्य एक ही रखा गया कि यूरिया के जो घुलने की जो गति है उसको क्या करना, थोड़ा सा धीमा कर देना है। इसके अलावा पोटास की निर्भरता, इसकी बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि भारत जो आपका पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरीके से आयात यानी कि इम्पोर्ट पर निर्भर है, और इसका जो है घरेलू उत्पादन नगण्य है। तो भारत सरकार ये प्रयास कर रहा है कि अब हम लोग भारत में जो है आपका पोटास का उत्पादन करेंगे, जिससे हम लोग का जो आयात है वो थोड़ा सा कम हो सके। इसके अलावा देखिए एक प्रॉब्लम आपका छिपी हुई बेरोजगारी है, यानी कि आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये इसका प्रॉब्लम होता है। तो बोला जा रहा है कि भारतीय कृषि में श्रमिकों की संख्या आवश्यकता से अधिक है। यदि कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए तो उत्पादकता पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और इसी को ही हम लोग जो है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, जहाँ पे सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। कहने का मतलब है कि आप एक खेत है, एक खेत में 5 आदमी काम कर रहे हैं, उतना ही उत्पादन हो रहा है। अब अगर वहाँ से 2 आदमी को हटा भी दीजिएगा तो 3 आदमी मिलकर वही काम कर सकते हैं, और उत्पादन में भी उतना ही रहेगा, मतलब कमी नहीं होगा। तो अगर आप उसमें 2 व्यक्ति ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा तो भी उत्पादन कम है, 2 व्यक्ति घटा दीजिएगा तो भी उत्पादन सेम है। तो ऐसे में जो आपका वहाँ पे ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं उसी को हम लोग बोल रहे हैं छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि प्रमुख सरकारी योजनाएं क्या क्या है वो देख लीजिए। पुण्य वितरण से संबंधित हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना आया था, जो कि हम लोग बोलते हैं इसको KCC। तो बोला गया था कि ये जो योजना है वो आपका 1998 में शुरू किया गया था, और इसका जो उद्देश्य है वो किसानों को खेती के लिए आसानी से कम ब्याज दर पे संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने का ये प्रयास करता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये 1998 में शुरू किया गया था, और इसका पर्पज़ था कि किसानों को खेती करने के लिए आसानी से और वो भी कम ब्याज पे संस्थागत लोन देना है। इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य कार्ड आया था, यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड आया था, और इसके तहत बोला गया था कि ये जो है वो ये जो योजना है वो आपका
2015 में स्टार्ट हुआ था, 19 फरवरी 2015 को, और ये राजस्थान के सूरतगढ़ से स्टार्ट किया गया था। और इसका नारा था स्वस्थ धरा तो खेत हरा, स्वस्थ हरा तो खेत सॉरी स्वस्थ धरा तो खेत हरा। और इसमें बोला गया था कि इसमें जो है वो आपका हर 3 साल में कार्ड का नवीनीकरण होता है, ताकि किसान मिट्टी के पोषक तत्वों को जान सकेंगे। तो एक कार्ड दिया जाएगा और उसमें बताया जाएगा आपको आपका जो मिट्टी है कि कैसा है कैसा नहीं है, उसमें कितना पोषक तत्व है, किसमें कमी है, किसमें ज़्यादा है, क्या नहीं है, सब कुछ उसमें बताया जाएगा। तो स्वास्थ्य कार्ड, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड, ये 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से स्टार्ट किया गया था, और इसका नारा था स्वस्थ धरा तो खेत हरा। ठीक है ना, ये याद रख लीजिएगा। इसके अलावा आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि PMKSY जो है वो एक योजना आया था, और इस योजना की जो शुरुआत है वो आपका 2015 में की गई थी। और इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो आपका सिंचाई क्षेत्र का क्या करना है, विस्तार करना है। और इसका एक आदर्श वाक्य था कि हर खेत को पानी, और पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कि प्रति बूंद अधिक फसल, ये है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरू हुआ था, और इसका एक ही पर्पस था कि जो है वो सिंचाई क्षेत्र का क्या करना है, हम लोगों को बढ़ाना, यानी इरिगेशन जो आपका एरिया है इसको बढ़ाना है। और इसका जो आदर्श वाक्य था कि हर खेत को पानी, क्या हर खेत को पानी पहला है, और दूसरा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कि प्रति बूंद अधिक फसल। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि E-NAM भी शुरू किया गया था, और ये जो योजना है वो आपका अप्रैल 2016 में शुरू किया गया था। और ये जो है वो क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक आपका ट्रेंडिंग पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंडिंग पोर्टल है, जो देश के सभी APMC मंडियों को एक साथ जो है वो एक नेटवर्क में जोड़ता है। इसका लक्ष्य है कि एक राष्ट्र तो एक बाजार, तो एक राष्ट्र एक बाजार। ठीक है, तो यही आपका E-NAM। तो बोला गया कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंडिंग पोर्टल है जो क्या करता है कि देश में जितना भी आपका APMC मंडी है, इन सभी मंडियों को एक जगह जोड़ता है। वहाँ पे आप अपने चीज़ों को बताइए कि मेरे पास इतना है स्टॉक है, आप वहाँ पे दाम प्राइस जो है वो फिक्स करिए, जिसको चीज़ पसंद आएगा वो आपसे खरीदेगा। तो इसका एक ही पर्पस है कि एक राष्ट्र एक बाज़ार। इसके अलावा आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी शुरू किया गया था यानी कि PMFBY। ये जो योजना है वो आपका 2016 में शुरू किया गया था, और इसमें किसानों को दिए जाने वाला जो प्रीमियम है बहुत ही कम रखा गया था। ठीक है, और बोला गया इसमें जो आपका प्रीमियम है क्या क्या है देख लीजिए। आपका ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्या क्या प्रीमियम है वो देख लीजिए। खरीफ फसलों के लिए 2%, ठीक है, रबी फसलों के लिए 1.5%, और वाणिज्य या फिर जो बागवानी फसल है इसके लिए 5% प्रीमियम का जो है वो रखा गया था। ठीक है, इसके अलावा बोला गया कि आपका PM किसान यानी कि PM किसान भी एक योजना शुरू किया गया था, और ये जो आपका 2019 में शुरू किया गया था। और इसके तहत सभी किसान परिवारों को प्रति वर्ष यानी कि हर एक साल 6-6 हज़ार रुपये आर्थिक सहायता जो है वो दी जाएगी, और ये 3 समान किस्तों में सीधे बैंक को दिया जाएगा, यानी कि DBT के माध्यम से ये 3 बार में भेजा जाएगा। मान लीजिए ऐसा, पहले जो है वो 4 महीने में 2,000 रुपया, फिर दूसरा 4 महीना यानी कि 8वां महीना में फिर 2,000 रुपया, फिर 12वां महीना में फिर 2,000 रुपया, यानी कि एक साल में 12 महीना में आपको जो आपका 6,000 रुपया देगा। ठीक है ना, सरकार 2019 से शुरू किया गया है। ठीक है, और DBT के माध्यम से डायरेक्ट आपको आपके जो है वो खाते में चला जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा कृषि कीमत नीति और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये सभी जो टॉपिक दिया हुआ है मेंस वाला, इसी को हम लोग जो है वो PT के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर कर ले रहे हैं। क्या कि जो आपका PT का जो सिलेबस है वो डिटेल PT का सिलेबस दिया ही नहीं हुआ है, दिया ही नहीं गया है आपको जो है वो इकोनॉमिक्स में। तो इसको हम लोग जो है वो किससे कवर करेंगे, जो आपका मेंस में जो पोर्शन दिया हुआ है उसी से हम लोग उठा के इसको कवर करते चलेंगे। अब देख लीजिए, कृषि कीमत नीति और आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के बारे में देखते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सबसे पहले कि सिफारिश कौन करता है, तो बोला जा रहा है कि MSP की जो सिफारिश है वो आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP के द्वारा किया जाता है। और CACP की जो स्थापना है वो कब की गई थी, 1965 ईस्वी में की गई थी। आप इसको कमेंट में करके बताइएगा इसका कि CACP का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है ना, तो MSP का सिफारिश कौन करता है, तो आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा इसका जो है वो सिफारिश किया जाता है। कृषि आगत और मूल्य लागत के द्वारा, कृषि आगत एवं मूल्य आयोग के द्वारा सिफारिश किया जाता है। घोषणा कौन करता है, तो MSP के ऊपर अंतिम निर्णय जो है वो आपका निर्णय और जो घोषणा है वो आर्थिक मामलों के
मंत्रिमंडलीय समिति। तो आर्थिक मामलों का जो मंत्रिमंडलीय समिति है जिसको हम लोग CCEA कहते हैं, इसका भी फुल फॉर्म लिखेगा। तो CCEA ये जो है वो आपका MSP के ऊपर अंतिम निर्णय और घोषणा करता है, जिसके अध्यक्ष जो है आपके कौन होते हैं, प्रधानमंत्री साहब होते हैं। क्लियर, ऐसे समझ लीजिए कि CACP ये जो है आपका MSP का सिफारिश करेगा और MSP के ऊपर जो है फाइनल डिसीजन कौन लेता है, CCEA ये लेता है। क्लियर। कितनी फसलें को MSP के अंतर्गत रखा गया वो देख लीजिए। तो बोला गया सरकार जो है वो आपका टोटल 23 गो फसल, इसमें से 7 गो अनाज है, 5 गो दाल है, 7 गो तिलहन है और 4 गो आपका कमर्शियल फसल है। इन सभी को जो है वो MSP के अंतर्गत शामिल किया है। तो MSP के लिए सरकार जो है वो टोटल 23 गो फसलों को शामिल किया है। गन्ने का मूल्य जो आपका FRP इसके तहत जो है वो बोला जाता है कि गन्ने के लिए आपका MSP नहीं बल्कि उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी कि FRP घोषित किया जाता है। अब देख लीजिए कुछ कुछ फसलों के लिए MSP डिसाइड किया गया है और कुछ कुछ फसलों के लिए आपका FRP डिसाइड किया गया है। तो FRP जो है वो आपका गन्ना के लिए डिसाइड करता है। तो गन्ना का मूल्य कितना होगा कितना नहीं होगा ये आपका FRP डिसाइड करता है। वहीं आपका 23 गो फसल है जैसे कि 7 गो अनाज, 5 गो दाल, 7 गो तिलहन और 4 गो आपका कमर्शियल फसल, इसके लिए कितना इसका प्राइस होगा ये MSP जारी करता है। ठीक है ना। और FRP गन्ने का मूल्य जारी करता है। तो गन्ने के लिए MSP नहीं बल्कि उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP घोषित किया जाता है। तो FRP को हिंदी में कहते हैं उचित एवं लाभकारी मूल्य। ठीक है। और यह जो है वो आपका रंगराजन समिति की सिफारिश के ऊपर ये आधारित है। तो रंगराजन समिति का जो भी रिकमेंडेशन था इन्हीं रिकमेंडेशन के ऊपर ये बेस्ड है। कौन, FRP वाला कॉन्सेप्ट। लागत का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। बोला जाता है कि MS स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश दिया था कि MSP उत्पादन लागत जो आपका C2 का 50% अधिक होना चाहिए और वर्तमान में सरकार जो आपका A2FL प्लस 50% फॉर्मूला का जो है प्रयोग करती है। लागत का फॉर्मूला कि कितना इसका जो है वो लागत कितना है, इसका हम लोग जो है वो एक तरह से फॉर्मूला है कि पहले एक वो जब आपका MS स्वामीनाथन का जो आयोग है वो सिफारिश दिया था कि MSP का जो उत्पादन है वो आपका जो MSP उत्पादन जो लागत है उत्पादन लागत यानी कि प्रोडक्शन जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो आपका C2 का जो आपका 50% अधिक होना चाहिए। यानी कि आपका एक तरह से मान लीजिए कि प्रोडक्शन कॉस्ट है यानी कि आपका जो है वो आपका उत्पादन लागत है 50 रुपये। तो 50 रुपये का जो 50% है यानी ये 50 रुपये का 50% कितना हो गया, 25 रुपया हो गया। तो 50 रुपये उत्पादन लागत है और उसमें 25 रुपये आप जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 75 रुपया। तो 75 रुपये दाम हो जाएगा। ठीक है ना ये। लेकिन वर्तमान समय में सरकार किसको यूज कर रहा है, तो A2 प्लस FL प्लस 50% इसका इस फॉर्मूले का यूज करता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो आप वो कमेंट में बताइएगा। महत्वपूर्ण अगर कृषि संस्थाओं की बात की जाए तो आपका सबसे पहले में आता है एगमार्क। तो एगमार्क क्या है, तो बोला जा रहा है कि यह कृषि उत्पादों की शुद्धता और गुणवत्ता का प्रमाणन चिन्ह है और इसका मुख्यालय जो है आपका फरीदाबाद में है और केंद्रीय प्रयोगशाला इसका जो है वो नागपुर में है और यह कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत वो कार्य करता है। तो एग मार्क जो है वो आपका कृषि उत्पादों की शुद्धता और गुणवत्ता का ये प्रमाण चिन्ह देता है एक तरह से कि हाँ ये सही है, एग मार्क देता है, ठप्पा लगाता है। ठीक है। एक है आपका नाफेड। तो नाफेड का स्थापना 1958 में किया गया है और यह कृषि उपज विशेषकर दलहन और तिलहन इसके लिए वो सहकारी विपणन की ये एक शीर्ष संस्था है और सरकार की ओर से इनका जो है खरीद करता है। तो सरकार के तरफ से नाफेड जो है वो आपका तिलहन और जो दलहन है यानी कि जो आपका कृषि उपज में तिलहन और जो आपका दलहन है इसको वो खरीदता है सरकारी विपणन यानी कि एक तरह से सरकारी संस्था है नाफेड, वो सरकार के बदले में जो है वो नाफेड खरीदता है तिलहन और आपका दलहन को। ठीक है ना। एक आपका भारतीय खाद्य निगम है यानी कि FCI, इसका स्थापना 1965 में किया गया था और इसका जो मुख्य कार्य है वो आपका किसानों से अनाज के रूप में गेहूं और चावल को खरीदना है। ठीक ना। और ये गेहूं चावल को खरीदता है और उसका जो है भंडारण करता है यानी कि एक तरह से इसका जो है वो बफर स्टॉक करता है और राशन की दुकानों में इसको जो वो आपका PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से ये भेजता है। क्या, तो FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं यानी कि भारतीय खाद्य निगम ये इसको हम लोग कहते हैं। ठीक ना। ये क्या करता है, किसानों से गेहूं खरीदता है, चावल खरीदता है और इसको भंडारण करता है बफर स्टॉक में, उसके बाद इसको PDS के माध्यम से इसको भेज देता है।
एक आपका है ट्राइफेड। ट्राइफेड का क्या है, तो इसका सभी का फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, है ना। ट्राइफेड, इसका जो स्थापना है वो आपका 1987 में किया गया था, और इसका जो कार्य है वो आपका जनजातीय लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं जैसे कि शहद हो गया, गोंद हो गया, जड़ी बूटी हो गई, इन सभी को बाजार में उपलब्ध कराना है। तो ट्राइफेड जो है वो आपका क्या करता है, जनजातीय जो भी ट्राइबल लोग हैं इनके द्वारा जो भी उत्पादित वस्तु है जैसे कि शहद हो गया, गोंद हो गया, जड़ी बूटी हो गया, इन सभी को मार्केट में अवेलेबल करवाना है। इसके अलावा आपका राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान यानी कि NIAAM भी है, और NIAM जो है यह जो संस्थान है वो आपका जयपुर राजस्थान में स्थित है, और इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी, और यह कृषि मार्केटिंग में शोध और प्रशिक्षण का कार्य करता है। तो कृषि मार्केटिंग में शोध और प्रशिक्षण का काम जो है वो आपका राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा देख लीजिए आपका विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO और कृषि के बीच में क्या क्या समझौता हुआ है। तो WTO और आपका कृषि समझौता, सबसे पहले हम लोग कृषि समझौता की बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं AOA। ठीक है ना, इसका भी फुल फॉर्म क्या है वो आप देख लीजिएगा। बोला जा रहा है कि WTO का जो कृषि समझौता है वो 1995 ईस्वी में लागू हुआ था, और जिसके 3 मुख्य स्तंभ है। कौन कौन? पहला है बाजार पहुंच यानी कि मार्केट एक्सेस, दूसरा है घरेलू समर्थन यानी कि डोमेस्टिक सपोर्ट, और तीसरा है निर्यात प्रतियोगिता। ठीक है ना, ये आपका WTO का जो कृषि समझौता है जिसको हम लोग बोलते हैं AOA, जो कि 1995 में हुआ था। इसके 3 महत्वपूर्ण क्या है, स्तंभ है, पिलर है। ग्रीन बॉक्स, ये भी देख लीजिए। तो ग्रीन बॉक्स बोला जा रहा है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी दिया जाता है। बोला जाता है कि ऐसी सब्सिडी जो व्यापार को प्रभावित नहीं करती है, जैसे कि कृषि अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण, कीट नियंत्रण, इस पर व्यय करने की कोई भी सीमा नहीं है, एकदम अनलिमिटेड व्यय कर सकते हैं। तो ऐसी सब्सिडी जो कि व्यापार को प्रभावित नहीं करती है, इसको हम लोग ग्रीन बॉक्स सब्सिडी कहते हैं। एम्बर बॉक्स सब्सिडी भी होता है। तो बोला जा रहा है कि ऐसी सब्सिडी जो उत्पादन और व्यापार को विकृत करती है, जैसे कि MSP, बिजली उर्वरक पर सब्सिडी, तो ऐसी सब्सिडी जो उत्पादन और जो व्यापार है इसको विकृत करती है, जैसे कि पहला MSP, फिर आपका जैसे दूसरा है बिजली, तीसरा है उर्वरक पर सब्सिडी। इसे कम करने की आवश्यकता होती है विकासशील देशों में। इसके लिए सीमा शुल्क जो है वो आपका सीमा कुल उत्पादन का 10% है। अच्छा, आपका जो एम्बर बॉक्स है इसका सिंपल यही अर्थ होता है कि जो आपका ऐसा सब्सिडी जो उत्पादन और व्यापार को विकृत करती है यानी कि ख़राब करती है, एक तरह से उसको नेगेटिव इम्पैक्ट करती है, जैसे कि MSP का निर्धारण करना, बिजली, फिर उर्वरक पर सब्सिडी देना, ये तभी क्या करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इसको क्या करना है, थोड़ा सा कम करने का प्रयास करना है, और विकासशील देशों में इसकी जो सीमा है वो कुल उत्पादन का 10% रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा ब्लू बॉक्स देख लीजिए, ये अभी आपका JPSC प्रीलिम्स में पूछा गया था 2024 में। तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या होता है, तो यह एम्बर बॉक्स जैसा ही है, लेकिन इसमें शर्तों के साथ उत्पादन को सीमित करने की बाध्यता होती है। तो जो आपका एम्बर बॉक्स है ये भी एक तरह से पूरी तरीके से देखा जाए तो ये भी जो है वो आपका ब्लू बॉक्स जो है वो भी आपका एम्बर बॉक्स जैसा भी है, एम्बर बॉक्स जैसा ही है, सब्सिडी के जैसा ही है, लेकिन इसमें जो है वो आपका शर्त के साथ साथ उत्पादन को भी सीमित करने की इसमें मैंडेटरी यानी कि बाध्यता देखने को मिलती है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण अगर परीक्षा उपयोगी तथ्य देखें तो वो कुछ इस प्रकार है। देखिए, जैसे अगर हम लोग जैविक राज्य की बात की जाए यानी कि ऑर्गेनिक स्टेट की, तो बोला जा रहा है कि सिक्किम जो है आपका भारत और विश्व का पहला पूर्णतः जैविक यानी कि ऑर्गेनिक खेती करने वाला राज्य है। विश्व का भी पहला है और भारत का भी पहला है। शांता कुमार समिति के बारे में देख लीजिए कि इस समिति का जो गठन वो आपका 2014 में किया गया था, और भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के पुनर्गठन और PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज में सुधार के सुझाव देने के लिए इसका जो है गठन किया गया था। तो PDS में और FCI में, तो FCI का पुनर्गठन करना है और PDS में सुधार इसको देने के लिए जो आपका शांता कुमार समिति का गठन किया गया था 2014 में। एक आपका अशोक दलवाई समिति है। तो बोला जा रहा है कि इस समिति का जो गठन है वो आपका 2016 में किया गया था, और जिसका उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की रणनीति बनाना था। तो किसानों की आय जो है वो उसको दोगुना करने के लिए रणनीति बनाना है, और इसी के लिए 2016 में अशोक दलवाई समिति बनाया गया था, जो बोलता है कि हम 2016 में ये समिति गठन किया गया था कि किसानों का आय जो है वो आपका 2022 तक क्या करना है, दोगुना कर देना है। इसके अलावा देख लीजिए आपका
कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाए तो बोला जाता है कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में स्थापित किया गया था, जिसका नाम अब क्या है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, अब ये इसका नाम पड़ गया है। और ये इसका पहले नाम था क्या, इसका पहले जो नाम था वो आपका पंतनगर विश्वविद्यालय था, जो कि उत्तराखंड में है, और ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है ना, इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जो आपका इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन था, ठीक है ना, ग्रामीण और ये क्या बोलते हैं, ग्रामीण जो है वो अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक जो था, ये बार क्या क्या, ये बार देख ही लेते हैं, रुकिए। इकोनॉमिक्स वाला में था आपका कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला जो टॉपिक था, जिसके अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व वो जाने, कृषि वृद्धि और उत्पादकता के बारे में जाने, सरकार के द्वारा उठाए गए कदम के बारे में जाने, हरित क्रांति, सदाबहार क्रांति और इंद्रधनुषी क्रांति के बारे में जाने, WTO और कृषि के बीच में क्या संबंध है वो जाने। इसके अलावा विपणन और मूल्य निर्धारण, इसको हम लोग जाने। ठीक है, इसके अलावा भारतीय राजव्यवस्था और शासन के अंतर्गत हम लोग DPSP वाले सेक्शन को भी पढ़ लिए। ठीक है, आई होप ये आपका जो है वो लाइन समझ में, ये जो है पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग का थोड़ा सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी बचता है और आपका विविध वाला सेक्शन बच जाता है। ठीक ना, तो दोनों में क्या स्टार्ट करें एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक ना, अभी हमारे पास अभी है थोड़ा सा 10-12 मिनट, तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या हो सकता है अभी कंप्लीट। ठीक है, तो थोड़ा सा भी हम लोग का समय है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा भी 10 मिनट और दे सकते हैं। तो अभी हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है एक टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि आपका है स्थूल पदार्थों के गुण। ठीक है ना, ये वाला जो टॉपिक है ना आपका, देखिए अगर हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोग स्थूल पदार्थों के गुण इस टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद ध्वनि, उसके बाद कंकाल तंत्र और आपका मांसपेशीय तंत्र, ये 4 गो टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग आज के क्लास में स्थूल पदार्थों के गुण को कवर करेंगे। इसके बाद जो आपका टेस्ट नंबर 4 का जो पार्ट 4 आएगा, उसमें हम लोग ध्वनि, कंकाल तंत्र और मांसपेशीय तंत्र इसको, और साथ ही साथ आपका मिसलेनियस में खेलकूद वाले सेक्शन को कवर कर लेंगे। ठीक है, अब आपको पूरी तरीके से समझा दिया गया है, अब आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद की जो है वो चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक है ना, आप देख लीजिए। तो स्थूल पदार्थों के गुण हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। तो बताया जाता है कि सामान्यतः जो द्रव है यानी कि मैटर, इसकी 3 अवस्थाएं देखने को मिलती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इन तीनों रूपों में विशेष गुण कुछ कुछ पाए जाते हैं। जैसे कि पदार्थ की अवस्था देखिए, आपका जो ठोस है इसका प्रमुख गुण है आपका प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी। द्रव यानी लिक्विड का प्रमुख गुण क्या है, दाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता, आपका केशिका तत्व और आपका प्लवन। इसके अलावा गैस की बात की जाए तो गैस का प्रमुख गुण है वायुमंडलीय दाब और श्यानता। क्या क्या है इन सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले ठोस पदार्थों के गुण देखेंगे यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी कि ठोस पदार्थों के गुण क्या है, सबसे पहले आपका एक ही है प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी को हम लोग जो है वो कवर करेंगे। फिर देखेंगे कि इलास्टिसिटी कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब आगे देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता, ये क्या है तो देख लीजिए। बोला जा रहा है कि साधारणतः किसी आपका दृढ़ पिंड यानी कि जो आपका रिजिड बॉडी है, इसका जो है वो एक निश्चित आकार और आकृति होता है। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का आकार होगा, उसका आकृति होगा, लेकिन पर्याप्त बाह्य बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इस्पात जैसी कठोर वस्तु को भी विरूपित यानी कि डिफॉर्म किया जा सकता है। कहने मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु ले लीजिए, जो आपका कठोर वस्तु है, इसका अपना एक निश्चित आकार होता है, इसका आकृति होता है, लेकिन हम लोग बाद में क्या करते हैं, इसका आकृति को हम लोग बदल सकते हैं ना, बाहर से कोई बल लगाकर। जैसे कि आपका लोहा का टुकड़ा है, उसका एक आकृति होगा, वो गोल हो सकता है, चौकोर हो सकता है, आयताकार हो सकता है, या फिर उबड़ खाबड़ जैसे तैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ तो आकृति होगा ना उसका। बाद में उसको हम लोग गला देते हैं, फिर उस लोहा का उसको गलाकर कोई भी आकृति दे सकते हैं। यही बात यहाँ बोला गया है। परिभाषा की बात की जाए तो बोला जा रहा है कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसका आकार या फिर आकृति क्या होता है, बदल जाता है। और बल हटाने पे यदि वस्तु पुनः अपना प्रारंभिक आकार प्राप्त कर ले तो उसको हम लोग वस्तु के इस गुण को ही हम लोग प्रत्यास्थता कहते हैं। सिंपल समझ लीजिए, एक आपका स्पिंच बॉल होता है ना, बॉल को जैसे तैसे दबा दीजिए, वो दब जाएगा, फिर उसको जैसे आप छोड़ दीजिएगा वो अपना जो है पहले वाले अवस्था में ही आ जाएगा। तो यही आपका प्रत्यास्थता है, इलास्टिसिटी है। अब देख लीजिए वस्तुओं के प्रकार
प्रत्याष्ठा के आधार पे जो वस्तु का प्रकार है क्या क्या है वो। सबसे पहले आपका पूर्ण प्रत्याष्ठा यानी कि परफेक्टली इलास्टिक। तो बोला जा रहा है कि वैसी वस्तुएं जो बाह्य बल हटाने पे अपनी पूर्व अवस्था में जो वह पूर्णता प्राप्त कर लेती है उसको हम लोग पूर्ण प्रत्याष्ट या फिर परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका क्वार्टज, ठीक है ना। कहने मतलब आप उसको जैसे भी कर दीजिए, दबा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, फिर जैसे ही आप उसके ऊपर से हाथ हटाइएगा वो अपना पहले वाला स्थिति में आ जाएगा। एक आप देखते होंगे कि बहुत सारा खिलौना भी निकलता है, आप उसको दबाइए, जैसे तैसे मोड़ दीजिए, मुड़ जाएगा, जो करना है वो कर लीजिएगा, फिर जैसे उसके ऊपर हाथ हटाइएगा वो पहले वाली अवस्था में आ जाएगा। यानी कि अगर वो अपना पूरी तरीके से अपना पहले वाला फेज में आ जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग पूर्ण प्रत्याष्ट। क्लियर। इसके अलावा एक आपका है पूर्ण सुघट्य या फिर प्लास्टिक। कहने मतलब है परफेक्टली प्लास्टिक। कहने मतलब है ये वे वस्तुएं जो बल हटाने पे पूर्ण अवस्था में नहीं लौटती है, वे सदैव के लिए विरूपित हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो पूर्ण सुभद्य। इसको पूर्ण सुभद्य या फिर प्लास्टिक नहीं कह सकते भाई, इसको तो समझो ना, इसको आप पूर्ण प्रत्याष्ट कहते हैं, ठीक है ना। ये तो ये अपूर्ण हो गया, ठीक है, एक तरह से। यानी कि जब इसको दबाइएगा तो वो तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन वो पहले जैसा अवस्था में अब नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप मोमबत्ती लाए, मोमबत्ती पूरा ठीक ठाक था, बढ़िया अपना शेप में था, उसको जला दिए। मोमबत्ती जलाने के बाद जो है वो जला दिए, वो अपना शेप बिगाड़ लिया, अब वो वापस उस अवस्था में जा सकता है क्या, नहीं। इसी तरह जो आप गिल्ली मिट्टी है, गिल्ली मिट्टी का आप जैसे तैसे मोड़ दीजिएगा, वो जब सूख जाएगा वो वापस से उस अवस्था में नहीं आएगा। क्लियर। तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण सुघटई या फिर प्लास्टिक भी कहा जा सकता है। तो समझ में आ गया आपको कि अगर वो उसके ऊपर बाहर से आप कोई फोर्स लगाते हैं, बाह्य बल लगाते हैं, और जब वो पहले वाला फेज में वापस आ जाएगा तो उसको बोल देंगे पूर्ण प्रत्याष्ट, और जब वो अपने पहले वाला अवस्था में नहीं आ पाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण सुघट्य या फिर पूर्ण प्लास्टिक, ठीक है। नोट में यहाँ पे बोला गया है कि वास्तव में कोई भी वस्तु जो है वो ना तो पूर्ण प्रत्याष्ट होती है और ना ही पूर्ण सुघटई होती है। सभी वस्तुएं इन दोनों सीमाओं के बीचों बीच में होती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ना ही वो पहले जैसा हो पाएगा पूरी तरीके से, ना ही वो पहले जैसा जो है वो मतलब हो पाएगा, ना ही वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, वो बीचों बीच वाला रास्ता में रहता है। अब देख लीजिए, इसी में हम लोग थोड़ा सा प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस और विकृति यानी कि स्ट्रेन के बारे में भी पढ़ेंगे। प्रतिबल क्या है, तो बोला जा रहा है कि जब किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन किया जाता है तो उसके भीतर एक आंतरिक प्रतिक्रिया यानी कि इंटरनल आपका रेस्टोरिंग फोर्स उत्पन्न होती है। तो किसी भी वस्तु का आकार में आप चेंजिंग कीजिएगा तो उसके भीतर क्या होगा, एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल काम करती है, वो उत्पन्न होती है। अगर सूत्र की बात की जाए तो ये आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो तो बल एफ हो, तो ये आपका प्रतिबल फोर्स बटे में क्या हो जाएगा, एरिया। तो प्रतिबल का जो फुल फॉर्म है यानी कि स्ट्रेस का, वो आपका एफ ऑब्लिक में ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ऐसा ही मात्रा की बात कीजिएगा तो आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, या फिर इसी का जो है वो पास्कल भी होता है, खाली ये इसको याद रखना है। और इसका फॉर्मूला क्या है, एफ ऑब्लिक में ए। एफ ऑब्लिक में ए है या फिर एफ डिवाइडेड बाय ए है, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, बस इतना ही, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग देखते हैं विकृति यानी कि स्ट्रेन। प्रतिबल में बस इतना याद रखिएगा कि जब किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन किया जाएगा तो उसके भीतर एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होगी, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो एफ ऑब्लिक ए होता है, और इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है या फिर पास्कल, बस। विकृति यानी कि स्ट्रेन क्या है, तो बोलिएगा कि बाह्य बल लगने पर वस्तुओं के आकार या फिर आकृति में होने वाला जो अलग अलग जो भिन्न भिन्न जो परिवर्तन है उसी को हम लोग विकृति कहते हैं यानी कि स्ट्रेन कहते हैं। मात्रक की बात की जाए तो यह एक अनुपात है, अतः इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो विकृति का भी कोई भी जो है वो मात्रक नहीं होता है। हुक का नियम यानी कि हुक लॉ देखिएगा, तो बोला जा रहा है कि यदि विकृति की सीमा कम हो यानी कि लघु विकृति के लिए, तो पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बोला जा रहा है यदि विकृति की जो सीमा है यानी कि जो स्ट्रेन का जो सीमा है वो कम होता है यानी कि लघु विकृति के लिए, यानी कि छोटा सा कम होता है, उसका जो विकृति जो है वो एक तरह से लघु विकृति हो रहा है, लघु विकृति हो रहा है, तो पदार्थ के ऊपर जो है वो कार्यबल जो प्रतिबल होगा तो उसमें उत्पन्न होने वाला जो विकृति है वो अनुक्रमानुपाती होता है। इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि E इज इक्वल टू प्रतिबल यानी कि स्ट्रेट
और ऑब्लिक में विकृति यानी कि स्ट्रेन, ठीक है ना। द्रवों का जो गुण है क्या है वो देख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, तो वो हम लोग देखेंगे पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन, और आपका अच्छा इसको हम लोग ना कल की क्लास में कवर करेंगे, आज ना आपका ये कवर नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा सा टॉपिक अभी हो जाएगा बड़ा, ये आपका ना आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अरे बाप रे बाप, ये भी तो कल वाला भी तो बहुत बड़ा हो जाएगा भाई, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा से। एक, दो, तीन, चार, 5, ये भी ना कल नहीं हो पाएगा भाई, हमको लगता है ना इसका ना टोटल 5 को क्लासेस आएगा आपका, इसमें नहीं हो पाएगा। अच्छा कल की क्लास में देखते हैं, अगर हो पाए पॉसिबल है, नहीं तो इसका 5वां भी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें एक बार पूरी तरीके से रिकॉल कर ले कि क्या क्या हम लोग देखे हैं टोटल 4 पार्ट में, तो सबसे पहले तो हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास, उत्तर वैदिक काल पढ़े, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, गुलाम वंश पढ़े, आधुनिक भारत का इतिहास में बक्सर युद्ध पढ़े, भारत का भूगोल में हम लोग स्थलाकृति घटक, इसके अंतर्गत हम लोग पर्वत चोटियाँ, घाटियाँ, दर्रे, हिमरेखा और हिमनद और पठार के बारे में पढ़े। भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP के बारे में पढ़े थे। आर्थिक और टिकाऊ विकास के अंतर्गत हम लोग कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पढ़े, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, कृषि वृद्धि, उत्पादकता, सरकार के कदम, हरित क्रांति, सदाबहार क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति, WTO और कृषि के बारे में, और साथ ही साथ विपणन और मूल्य निर्धारण पढ़े थे, ठीक है। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आज हम लोग जो है वो आपका स्थूल पदार्थों के गुण वाला टॉपिक स्टार्ट किए थे, ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको कवर करेंगे। और आपका ध्वनि, कंकाल, मांसपेशिया तंत्र, ये सभी कल देखेंगे। और झारखंड का सामान्य ज्ञान में हम लोग प्राचीन काल में झारखंड, ये वाला टॉपिक हो गया है। और कल की क्लास में हम लोग जो आपका विविध यानी कि विविध में खेलकूद वाला सेक्शन को कवर करेंगे। तो ये दोनों जो है टॉपिक आपका कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो कल थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे और कल की वीडियो में इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, अगर हो पाए तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो इसका फिर जो है आपका 5वां पार्ट जो है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अब हम लोग मिलते हैं इसके 4थे पार्ट में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।